to you by Candid Dusting Powder. कैंडिड डस्टिंग पाउडर रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ। आज के शो में देखिए, शपथ लेते ही चीन पहुंचे पुतिन, एजेंडे में क्या है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री को गोली लगी, कैसे हैं हालात, इजराइल में रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री के खिलाफ विद्रोह क्यों किया और डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन बहस के लिए तैयार, कैसे हुई थी शुरुआत। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। सबसे पहले बात चीन रूस की। तारीख 16 मई 2024 तड़के सुबह बीजिंग के कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रूस का एक सरकारी विमान लैंड हुआ। उसके इंतजार में चीन के दिग्गज अधिकारियों का हुजूम हाथ बांधे हुए खड़ा था। जमीन पर लाल गलीचा बिछा था और चीनी सैनिक कतारबद्ध होकर सलामी देने की तैयारी में थे। ये पूरा तामझाम जिस व्यक्ति के लिए हो रहा था वो चीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताते नहीं थकते। नाम है व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन, द प्रेसिडेंट ऑफ रशियन फेडरेशन। पुतिन ने 7 मई को 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। उन्होंने मार्च में राष्ट्रपति चुनाव जीता था। ये यूक्रेन जंग के बीच रूस में हुआ पहला चुनाव था। इसमें पुतिन को 88% से ज्यादा वोट मिले थे। शपथ लेने के बाद 10 दिनों के अंदर वो चीन की राजकीय यात्रा पर पहुंच गए। बहुत कम लोगों को इससे अचंभा हुआ। दरअसल मार्च में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से खबर ब्रेक की थी, तब रूसी सरकार ने पुष्टि करने से मना कर दिया था। अब पुतिन चीन पहुंच चुके हैं। उनके साथ रूस के रक्षा मंत्री आंद्रे बेलुसोव, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सर्गेई शोइगु, विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भी गए हैं। उनके अलावा रूसी बैंकों के गवर्नर और दिग्गज कंपनियों के सीईओ भी पुतिन के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद उनकी आगवानी की। तियानमेन स्क्वायर पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने बंद कमरे में मीटिंग की। पुतिन और जिनपिंग अब तक 40 से ज्यादा बार मिल चुके हैं। पिछले साल मार्च में जिनपिंग रूस गए थे, फिर अक्टूबर में पुतिन ने चीन का दौरा किया। पुतिन का ये दौरा खास क्यों है? 3 वजहों से, एक एक कर तीनों को समझते हैं। नंबर 1, रूस यूक्रेन जंग। एक तरफ पुतिन चीन में है, दूसरी तरफ यूक्रेन जंग में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। रूसी सेना खार्कीव में बढ़त हासिल करने लगी है, जिसके चलते यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने स्पेन और पुर्तगाल का दौरा रद्द कर दिया। इसी बीच 15 मई को अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सरप्राइज विजिट पर यूक्रेन पहुंचे। वहां बोले कि अमेरिका से सैन्य मदद निकल चुकी है, बहुत जल्द पहुंचने वाली है। ब्लिंकन ने यह भी कहा कि अमेरिका में रूस की प्रॉपर्टीज को बेचकर यूक्रेन को पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा रूस के साथ जंग में यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है। अप्रैल 2024 तक अमेरिका 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मदद दे चुका है। इसी की बदौलत यूक्रेन ने रूसी सेना को रोक कर रखा था, मगर बीच में अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की वजह से मदद रुक गई थी, जिसके चलते यूक्रेन के हथियारों का स्टॉक खत्म होने लगा। यूक्रेनी सैनिकों को कई मोर्चों से पीछे हटना पड़ा था। फिर 20 अप्रैल को अमेरिका की संसद ने पैकेज पर मोहर लगा दी। इसके तहत यूक्रेन को लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के हथियार मिलेंगे। यूक्रेन उसी के इंतजार में है। जब वो मदद पहुंचेगी, यूक्रेन पलटवार करेगा। उस स्थिति में रूस को भारी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, पश्चिमी दबाव। पुतिन के चीन दौरे से पहले 2 दिलचस्प ट्रिप्स हुई हैं। 25 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन चीन पहुंचे थे। ब्लिंकन ने चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन रूस यूक्रेन जंग को भड़का रहा है, उसको इससे बचना चाहिए। फिर मई की शुरुआत में जिनपिंग यूरोप के 3 देशों के दौरे पर गए। पहले चरण में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वोन डेर लियन से मिले। दोनों नेताओं ने चीन से कहा कि वो रूस पर दबाव डालकर युद्ध रुकवाने की कोशिश करें, उसके साथ व्यापार कम करें। मगर चीन अभी तक पश्चिमी देशों के दबाव में नहीं आया है। वो अपने स्टैंड पर कायम है। उसका कहना है कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा जो सामान निर्यात करते हैं उसका जंग में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हम कोई नियम नहीं तोड़ रहे। हालांकि अभी तक चीन ने रूस के हमले की आलोचना नहीं की है। नंबर 3, आपसी निर्भरता। रूस और चीन दोनों पश्चिमी देशों के विरोध का सामना कर रहे हैं। रूस पर यूक्रेन जंग के चलते प्रतिबंध लगाए गए हैं। गिनती के देश उसके साथ व्यापार कर रहे हैं। चीन उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, इसलिए पैसे से लेकर बुनियादी ज़रूरतों के लिए वो चीन पर निर्भर है। 2023 में दोनों देशों के बीच लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप के दूसरे देश चीन पर अनफेयर कंपटीशन का आरोप लगा रहे हैं। इसके आधार पर वे चीनी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा रहे हैं। 14 मई को अमेरिका ने चीन के इलेक्ट्रिक कारों पर बॉर्डर टैक्स बढ़ाकर 100% कर दिया। 16 मई को पुतिन ने कहा कि चीनी कार कंपनियों का रूस में स्वागत है। उनके बयान को चीनी कंपनियों के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। रूस उनके लिए बड़ा मार्केट बन सकता है। इसके अलावा चीन को रूस से सस्ता नेचुरल गैस और तेल मिल रहा है। अप्रैल 2024 में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा भी था
रूस के नेचुरल गैस से चीन के घरों में चूल्हे जल रहे हैं और चीन में बनी कारों से रूस की सड़कों पर हलचल है। पुतिन के दौरे को और विस्तार से समझने के लिए हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रशियन स्टडीज के अध्यापक राजन कुमार से संपर्क किया। हमने पूछा, पुतिन ने पहले विदेश दौरे के लिए चीन को ही क्यों चुना? देखिए, अभी के समय में रूस के लिए सबसे महत्वपूर्ण कंट्री अगर कोई होता है तो वो चीन है। उसके कारण आप जानते हैं कि उसके कारण आर्थिक हैं, उसके कारण सामरिक भी हैं। और आर्थिक दृष्टिकोण की मैं बात करूं तो सबसे अभी ज्यादा जो ट्रेड हो रहा है रूस का, लगभग 219 बिलियन के आसपास का जो ट्रेड है वो रूस का चीन के साथ हो रहा है। और उससे भी महत्वपूर्ण क्योंकि युद्ध का समय है, तो वैसे में बहुत सारे देश अभी रूस से संपर्क उस ढंग से नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि वो सेकेंडरी जो पश्चिमी देशों ने सैंक्शन लगा रखा है उससे डरते हैं। और और रूस के पास सबसे बड़ी समस्या है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होता है, जो कि ड्रोन में यूज होता है, टैंक में यूज होता है, फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज होता है, तो ये टेक्नोलॉजी पश्चिम के देशों ने देना बंद कर दिया। सेमीकंडक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और जो चिप्स में यूज होता है। और आज के टाइम पे चिप्स के बिना तो आप जानते हैं कि कार भी नहीं चल सकता है। और रूस के पास वो अपनी क्षमता नहीं है। तो रूस को या तो पश्चिमी देश पे डिपेंड करना पड़ेगा या फिर अच्छा चीन पे करना पड़ेगा। लेकिन वो चूंकि पश्चिमी देश उन्होंने देना बंद कर दिया है, तो उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं, वो चीन ही दे सकता है। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि चीन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा जो कारण है कि जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स हैं, चाहे मैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, या फिर जो वर्ल्ड बैंक, या जो दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि, सारे इंटरनेशनल फोरम में जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन, मतलब राजनीतिक जो एक तरह से कवर देने की कोशिश करता है, वो है चीन है। अगर मान लीजिए कि अभी चीन रूस से अलग हो जाए, तो रूस के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो नाटो के जो देश हैं, पश्चिम के देश, बिल्कुल रूस को सब रिप्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं, और युद्ध में उनकी क्षमता काफी कम हो जाएगी। तो इन सारे कारणों से चीन अभी भी रूस के साथ टिका हुआ है। यह जरूर है कि चीन कोई भी मिलिट्री सप्लाई डायरेक्ट अभी रूस को नहीं कर रहा है, और वो करेगा भी नहीं, क्योंकि चीन को भी चीन एक बहुत ही नेशनलिस्ट कंट्री है, उसको अपना नेशनल इंटरेस्ट पश्चिम के देशों के साथ खराब नहीं करना चाहता है। पिछले कुछ समय में रूस और चीन की दोस्ती मजबूत हुई है। उनके गठजोड़ को एक नए ध्रुव के उभार की तरह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है वे जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का वर्चस्व खत्म कर सकते हैं। क्या रूस और चीन मिलकर अमेरिका को चुनौती देने में सफल हुए हैं? जो अभी विश्व जो इमर्ज कर रहा है वो मल्टीपोलर विश्व इमर्ज कर रहा है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड जब भी बनेगा, तो इसका यह मान के चलें कि अमेरिका का वर्चस्व कम होगा। अभी जो रूस और चीन जिस स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि जो अमेरिका का फिनेंशियल डोमिनेंस है और जो सिक्योरिटी डोमिनेंस है, उसको कैसे कम किया जाए। तो उसमें आप देख रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि जो ट्रेड डॉलर में होता था उसको उन्होंने आपस में तो काफी कम कर दिया। 75% ट्रेड जो अभी रूस और चीन के बीच में हो रहा है, वो युआन और रूबल के करेंसी के रूप में हो रहा है। ब्रिक्स में भी वो डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें बोलते हैं कि ब्रिक्स की अपनी करेंसी होनी चाहिए, या ब्रिक्स के देश आपस में जो नेशनल करेंसी उसमें। तो फिनेंशियल डोमिनेंस को कम करने के लिए इस ढंग के तरीकों को अपनाया जा रहा है। और आप जानते हैं कि चीन का कैसा प्रभाव सेंट्रल एशिया में, या अफ्रीका में, या साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ता जा रहा है। पार्टनरशिप उनके काफी होते जा रहे हैं। और दूसरा जो है कि इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय, अगर आपको प्रभाव की बात करें, तो अमेरिका कैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को मेंटेन करता था? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के माध्यम से, यूरोपियन यूनियन के माध्यम से, और फिर वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इत्यादि माध्यम से। तो उसको काउंटर करने के लिए चीन और रूस जो ऑल्टरनेटिव जो संस्थाएं हैं, जैसे मैं ब्रिक्स की बात करूं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो या रशिया, इंडिया चाइना रिक की बात करूं, तो इस ढंग के जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे वो एक तरह से एक समानांतर जो एक संस्था है उसका निर्माण कर रहे हैं, और अमेरिका के इन्फ्लुएंस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रूस और चीन जमीनी सीमा के साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी जुड़े हुए, मगर उनके संबंधों में उतार चढ़ाव भी देखा गया है। 1960 के दशक में तल्खी दिखी, फिर सोवियत चीन युद्ध भी हुआ। हालांकि बाद में कड़वाहट कम हुई। शी जिनपिंग और पुतिन के दौर में इसमें अलग किस्म की गर्माहट देखने को मिली। इस संबंध को किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या दोनों देश अवसरवादिता की वजह से करीब आए हैं, या वाकई वे एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि रूस और चीन जो एक तरह से काफी क्लोज जो पार्टनर हो गए हैं, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि अलायंस भी बनता जा रहा है। हालांकि अलायंस टेक्निकली मैं ये बोलूँ कि अलायंस अभी मिलिट्री अलायंस नहीं है दोनों देशों के बीच में। लेकिन यह बताता हूँ कि रूस और चीन कोई नेचुरल, नैसर्गिक पार्टनर नहीं है।
वो नेचुरल पार्टनर इसलिए नहीं है कि उनके जो इंटरेस्ट हैं कन्वर्ज कुछ करते हैं, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो कि जहाँ पे वो कन्वर्ज नहीं करते हैं। आपने युद्ध की बात की 1968 में जो उसमें सोवियत यूनियन और चीन के बीच में एक युद्ध भी हो चुका है, छोटा सा युद्ध था बॉर्डर पे इशू को लेके। और रूस को यह भी डर है कि चूंकि रूस की जनसंख्या बहुत कम है, 14 करोड़ के आसपास है, और चीन की जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो रूस को यह भी डर है कि उनका जो साइबेरिया का इलाका है और फार ईस्ट का जो इलाका है वहां पे चीन का प्रभाव बढ़ सकता है, और वहां पे फिर उग्रवादी जो एक सेसेशनिज्म की बात हो सकती है, अलगाववाद की बात हो सकती है। तो रूस हमेशा सतर्क रहता है, और रूस नहीं चाहता है कि कोई भी उसका नेबरिंग कंट्री इतना शक्तिशाली हो जाए कि वो अपनी मनमानी करने लगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, या फिर जो उनके दूसरे जो रीजनल इन्फ्लुएंस है उसमें। लेकिन यह जरूर है कि वो क्यों साथ हैं, उसका एक प्रमुख कारण है कि दोनों जो पश्चिमी देशों का जो दबदबा है उसको लेके दोनों एक साथ हैं। जो आप नॉर्म्स या वैल्यूज की बात करते हैं तो मल्टीपोलैरिटी की बात में, जैसे कि बहुकेंद्रीय एक जो व्यवस्था होनी चाहिए उस पर दोनों अग्री करते हैं। वो इस बात पे भी एग्री करते हैं कि सॉवरेन डेमोक्रेसी, यानी कि कोई भी कंट्री सॉवरेन है, उसमें कोई भी दूसरा देश उसमें हस्तक्षेप नहीं करे उसके इंटरनल अफेयर्स में, जो कि अमेरिका और नेटो कंट्री करते हैं, उसका विरोध करते हैं। वो चीन और रूस अपने आप को एक तरह से कि सिविलाइजेशनल कंट्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं कि हम हजारों साल से सिविलाइजेशन के रूप में है, और अमेरिका तो 300 साल 400 साल का इतिहास है। तो ऐसे में हमारी जो व्यवस्था है वो अलग है, वो हम लिबरल ऑर्डर जो है उसको कॉपी नहीं कर सकते। तो इस ढंग की बात करते हैं, यहाँ पे कन्वर्ज करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो बस एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट नेटो के विरोध में, और नेटो का जो रोल ताइवान में है, नेटो का रोल जो यूक्रेन में है या फिर दूसरे देशों में, तो उसको वो जमकर विरोध करते हैं। लेकिन यह भी मान के चलिए कि ये दोनों देश भी एक दूसरे से भी कॉन्शियस है, क्योंकि दोनों को बहुत शक्तिशाली देश के रूप में उभरना देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे दोनों खतरे में आ सकते हैं जो नेबरिंग कंट्री है। तो कुछ कन्वर्जेंस है, लेकिन बहुत सारे हैं इशू जहाँ पे उनके डाइवर्जेंस हैं। अब यह भी मिलिट्री को भी लेके, अगर मिलिट्री बहुत पावरफुल हो जाता है और न्यूक्लियर कैपेसिटी कभी काफी चीन का बढ़ जाता है तो रूस खतरे में आ जाएगा। और इसी कारण से आप देखेंगे कि रूस भारत के साथ भी अच्छा संबंध बना के रखना चाहता है। तो एक तरह से वो बैलेंस भी करके रखना चाहता है, ब्रिक्स में हो या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो या जो मध्य एशिया है वहां पे भारत को लाके एक तरह से चीन को रूस बैलेंस करने की भी कोशिश करते रहता है। तो एक तरह से प्रोग्रेस मतलब इससे काइंड ऑफ इवॉल्विंग पार्टनरशिप। अभी कोई दोनों में अलायंस नहीं हुआ है, और कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों है दोनों देशों के इंटरेस्ट को लेकर। अब ये भी जान लेते हैं कि पुतिन जिनपिंग की मीटिंग में क्या क्या हुआ। रूस और चीन के डिप्लोमेटिक संबंधों के 75 बरस पूरे हुए हैं। इस मौके पर दोनों देशों ने सामरिक रिश्ते बढ़ाने पर जोर दिया। दोनों देशों ने साझा हित के विषयों पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। पुतिन ने जिनपिंग को वन बेल्ट वन रोड OBOR प्रोजेक्ट के लिए बधाई दी। दोनों नेताओं की मीटिंग में यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। पुतिन ने चीन के पीस प्लान का भी जिक्र किया। Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. Уважаемые дамы и господа. दरअसल चीन ने फरवरी 2023 में यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए 12 सूत्रीय दस्तावेज जारी किया था। इसमें क्या क्या सुझाया गया था? सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाए, कोल्ड वॉर वाली मानसिकता को खत्म किया जाए, हिंसा पर लगाम लगाई जाए, शांतिपूर्ण बातचीत दोबारा शुरू हो, मानवीय संकट को सुलझाया जाए, आम नागरिकों और युद्धबंदियों की सुरक्षा की जाए, न्यूक्लियर पावर पॉइंट्स को सेव किया जाए, रणनीतिक जोखिम कम किए जाएं, अनाजों के आयात पर लगी रोक हटाई जाए, एक पक्षीय प्रतिबंधों को रोका जाए, औद्योगिक और सप्लाई चेन को स्थिर रखा जाए, युद्ध के बाद जरूरी निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। रूस ने इस प्लान का स्वागत किया था, जबकि यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने इसे तुरंत खारिज करने की बात कही थी। पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी आपत्ति एक पक्षीय प्रतिबंधों वाले पॉइंट पर। उनका कहना था कि चीन का इशारा यूक्रेन को दी जा रही मदद की तरफ है। इसके अलावा चीन ने रूसी सैनिकों की वापसी पर भी कुछ नहीं कहा। हमने इस विषय पर मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में एसोसिएट फेलो डॉक्टर स्वस्ति राव से बात की। उनसे पूछा, चीन के जिस पीस प्लान पर पुतिन जोर देते हैं उस पर पश्चिमी देशों की क्या आपत्तियां हैं?
की यही है कि एक तरफ तो जो चाइना का पीस प्लान है वो बात करता है संप्रभुता की और इंटरनेशनल लॉ की, इन सारी चीजों की, लेकिन जब ये रशिया के मुद्दे पर आता है तो वो बहुत मतलब एक गोलमोल सा उसका उत्तर होता है कि जो टेरिटरीज रशिया ने एनेक्स कर ली हैं यूक्रेन की, क्या वो रशिया का हिस्सा माना जाएगा इस पर्टिकुलर पीस प्लान के द्वारा, या वो यूक्रेन का हिस्सा होगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अनुसार तो वो अभी भी यूक्रेन का हिस्सा है। ये जो एनेक्स टेरिटरीज है इनको तो किसी भी मुल्क ने अभी तक मतलब चाहे वेस्टर्न मुल्क हो चाहे हमारा देश हो, हमने इनको अभी रशिया का हिस्सा नहीं माना है। हमने इस एनेक्सेशन को एक जामा नहीं पहनाया है अभी लेजिटिमेसी का। तो इस चीज पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि रूस और रशिया की जो क्लोजनेस है, उस क्लोजनेस की वजह से रूस बराबर यही कहता है कि जो चाइना का पीस प्लान है हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि चाइना बहुत कन्वीनियंटली उस वाले जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है, जनरली तो उसके बारे में बात करता है, लेकिन पर्टिकुलरली यूक्रेन के कॉन्सेप्ट में वो जो रीजन्स है, जैसे ज़ैपोरिजिया है, जैसे खेरसोन का रीजन है, इन रीजन्स पर क्या इंटरनेशनल लॉ होगी उस पर कोई साफ जवाब नहीं देता है। तो एक तरह से मैं कहूंगी कि ये तरह से चाइना का डबल स्पीक है जो वहां भी जाहिर होता है, लेकिन जाहिर है कि रशिया का सपोर्ट उसको मिलता है, क्योंकि रशिया और चाइना की जो स्ट्रेटेजिक क्लोजनेस है वो इस वक्त बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। पुतिन एक बरस के अंदर दूसरी बार चीन जा चुके हैं, मगर उन्होंने भारत आने से परहेज किया है। G20 लीडर समिट में भी वो नहीं आए थे। क्या रूस चीन की दोस्ती भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती? क्या भारत को इसकी चिंता करने की जरूरत है? देखिए, बिल्कुल भारत को चिंता करने की जरूरत है तो मैं कहूंगी कि हाँ है, लेकिन पैनिक करने की जरूरत है तो शायद पैनिक करने जैसी चीज नहीं है। देखिए, इसको एक गंभीरता से समझना जरूरी है, क्योंकि 2022 ही वो साल था जब चाइना और रशिया ने पहली बार नो लिमिट्स फ्रेंडशिप, जो आप सब जानते हैं इसके बारे में, उसका एक तरह से उद्घोष किया था, और उसके बाद से यूक्रेन का युद्ध शुरू हो गया था। और उसके बाद से जो आप स्ट्रेटेजिक क्लोजनेस देखते हैं, जितने स्फीयर्स होते हैं इंटरनेशनल इंटेंगलमेंट के, मतलब आप उसको एक इकोनॉमी के लेवल पे देखें, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के लेवल पे देखें, आप उसको डिप्लोमेटिक लेवल पे देखें, तो सारे के सारे लेवल्स पर आपको जिस तरह की अनप्रेसिडेंटेड क्लोजनेस दिखती है। और मैं आपको उसका कुछ उदाहरण बता सकती हूँ। जैसे नो लिमिट्स फ्रेंडशिप में जब उन्होंने कहा था कि हम क्या टारगेट सेट करते हैं अपने दोनों देशों के ट्रेड के लिए, तो आप देखेंगे कि उसके बहुत पहले 2023 में ही 2040 बिलियन का ट्रेड पहुंच गया, जो उनके अपने सेट किए हुए टारगेट से ज्यादा था। आज के दौर में जब रशिया के ऊपर हजारों सैंक्शंस लगे हुए हैं वेस्टर्न देशों के द्वारा, उस समय जो सबसे कंसिस्टेंट सपोर्ट रशिया को मिलता है वो चाइना के द्वारा मिलता है। कैसे मिलता है? दो तीन तरह से मिलता है। पहले कैसे मिलता है कि चाइना सबसे बड़ा बायर है रशियन ऑयल एंड गैस का। हिंदुस्तान भी है, ऑफ कोर्स भारत भी है, लेकिन सबसे बड़ा जो बायर है वो चाइना है। और ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड इसलिए भी काफी एनेबल्ड होती है क्योंकि जो पेमेंट की प्रॉब्लम भारत के साथ कभी कभी आती है, क्योंकि आपको पता है कि रूपी रूबल मैकेनिज्म जो है वो उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से हमने कोशिश करी थी, और उसके पीछे भी बहुत सारे टेक्निकल वजह हैं। लेकिन चाइना के संदर्भ में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि ये जो सारा ट्रेड है वो युआन में होता है। तो भले ही जो चाइना तेल खरीद रहा है उसका पेमेंट भी युआन में करता है, और उसके बजाय जो रशिया डुअल यूज टेक्नोलॉजी चाइना से इंपोर्ट करता है उसका पेमेंट भी वो युआन में करता है। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन। जैसे कि हम बार बार कहते हैं कि अगर हमें ट्रेड बढ़ानी है तो हमें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों का बैलेंस देखना पड़ेगा। भारत के संदर्भ में ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि एक तरफ हमारा इम्पोर्ट तो बहुत ज्यादा है रशिया से, लेकिन एक्सपोर्ट किसी चीज का नहीं है, और लगातार कोशिशें इसी पर है कि हम कैसे एक्सपोर्ट बढ़ाएं। लेकिन वो एक्सपोर्ट हम नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि हमें कॉमन ग्राउंड्स नहीं मिल रहे। छोटे छोटे कॉमन ग्राउंड्स मिले हैं, पर वो उतने नहीं हैं जिस पर कि हम उस पूरे ट्रेड डेफिसिट को हम कम कर सके। ये एक चीज हुई। दूसरा, डुअल यूज टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने बात करी। देखिए, डुअल यूज जो है आज के डेट में रशिया में, अगर जो वॉर एफर्ट है उसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताती हूँ जिससे आपको बात साफ हो जाएगी। जैसे एम्यूनिशन बनाने में एक कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल होता है, केमिकल है जिसको नाइट्रोसेल्यूलोज कहते हैं। तो ये जो नाइट्रोसेल्यूलोज है ये बेसिकली डुअल यूज में लिस्टेड है, और ये सारा का सारा जो नाइट्रोसेल्यूलोज है ये रशिया जो है वो चाइना से मंगाता है एम्यूनिशन बनाने के लिए। और आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में एम्यूनिशन का रोल किस तरीके का है। तो इस तरह की चीजें, उसके बाद ना केवल ये बल्कि जैसे आप देखेंगे कि डिप्लोमेटिक लेवल पे जो सपोर्ट है,
इतनी बार 2 बार पुतिन जा चुके हैं, वैसे तो वो रूस से निकलते नहीं है, लेकिन अभी जैसे ही वो दोबारा प्रेसिडेंट बने, सबसे पहला दौरा उन्होंने चाइना का ही किया। और ट्रेड फिगर्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जो सारा डुअल यूज है टेक्नोलॉजी का सपोर्ट वो बता चुकी हूँ। जो तमाम वेस्टर्न सैंक्शंस में जो लूप होल्स हैं उनका इस्तेमाल करके जो चाइना का फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो युआन और इसकी जो मैंने कहा जो एक तरह से जो सुविधाजनक जो एक पेमेंट जो सिस्टम है, वो जो गेटवेज है वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और न केवल ये, अगर आप रशिया की नजर से देखेंगे तो S-400 जैसा सिस्टम, Su-35 जैसे एडवांस प्लेन्स, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये सब रशिया चाइना को भी देता है। तो ये सारी बातें कुल मिलाकर भारत के लिए जो है वो एक तरह से चिंता का विषय बनती है, क्योंकि हम रशिया को एक अपने बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखते हैं और चाइना हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी है। सो दिस इज अ सिचुएशन वेयर रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस इन द यूक्रेन वॉर, वो रशिया जीते या हारे या यूक्रेन जीते या हारे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रूस चीन का चैप्टर यहीं पर रोकते हैं और चलते हैं स्लोवाकिया। 15 मई 2024 की बात है, दोपहर का वक्त था। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको एक मीटिंग कर बाहर निकले। उनकी कार उनके इंतजार में खड़ी थी, मगर वो कार में बैठने के बजाय सामने खड़ी भीड़ से मिलने चले गए। जब तक वो हाथ मिलाते, इतने में तड़ातड़ गोलियां चली। जब तक सिक्योरिटी गार्ड्स हमलावर को पकड़ पाते, 4 गोलियां फिको के शरीर में दाखिल हो चुकी थीं। प्रधानमंत्री फिको को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, वहां उनका इलाज चल रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक उनकी हालत स्थिर है, मगर खतरा पूरी तरह टला नहीं है। V priebehu noci sa podarilo lekárom stabilizovať stav pacienta a stabilizovať, bohužiaľ, ten stav je naozaj naďalej veľmi vážny práve pre komplikovanosť tých zranení. हमलावर का क्या हुआ? हमलावर 71 बरस का बुजुर्ग है, पेशे से लेखक और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। उसको अटैक के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। उस पर हत्या की कोशिश का मुकदमा चलेगा भी, नाम की पुष्टि नहीं हुई है। हमले की वजह भी बाहर नहीं आई है। स्लोवाकिया कहाँ पर है? ये सेंट्रल यूरोप में पड़ता है। क्षेत्रफल लगभग भारत के पंजाब राज्य के बराबर है। आबादी लगभग 55 लाख। राजधानी ब्रातिस्लावा। आधिकारिक भाषा स्लोवाक है। स्लोवाकिया की सीमा 5 देशों से मिलती है। कौन कौन से देश? यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक और ऑस्ट्रिया। स्लोवाकिया 1992 तक चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। 1993 में विभाजन हुआ, 2 अलग अलग देश बने, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। 2004 में स्लोवाकिया यूरोपियन यूनियन और नेटो का सदस्य बना। रॉबर्ट फिको की कहानी भी आपको बताते हैं। सितंबर 1964 में पैदा हुए, पिता फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। बचपन में फिको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें कहीं और लेकर गई। 1986 में वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए, मगर बहुत जल्द पार्टी खत्म हो गई। पार्टी के नेताओं ने डेमोक्रेटिक लेफ्ट पार्टी बनाई। फिको उसमें शामिल हुए। 1992 में पहली बार सांसद बने। 1998 में उन्हें पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। कम उम्र की वजह से पार्टी उन्हें आगे करने में हिचकिचा रही थी। वहीं फिको अपने दम पर लोकप्रिय होते जा रहे थे। इस बीच एसडीएल पर कई आरोप भी लगे। एक वक्त ऐसा आया कि फिको की लोकप्रियता एसडीएल से ज़्यादा हो गई। इसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने नई पार्टी बना ली। पार्टी का नाम रखा डायरेक्शन सोशल डेमोक्रेसी। 2006 में फिको पहली बार प्रधानमंत्री बने। अभी उनका 3रा कार्यकाल चल रहा है। फिको यूक्रेन को सैन्य मदद भेजने के विरोधी हैं। इस वजह से उनकी तुलना हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान से भी होती है। दुनिया भर से इस घटना को लेकर क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि हिंसा सही नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि फिको एक बहादुर व्यक्ति हैं, मुझे पूरी उम्मीद है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। ये एक जघन्य हमला है। इसके अलावा फ्रांस, यूक्रेन और हंगरी जैसे देशों ने भी इस हमले की निंदा की। स्लोवाकिया का चैप्टर यहीं तक। अब इजराइल की बारी। जैसे जैसे गाजा पट्टी में जंग खिंच रही है, इजराइल में असंतोष बढ़ता जा रहा है। आम जनता 2 धड़ों में बंट गई है। एक धड़ा जंग जारी रखने की बात कर रहा है, दूसरे धड़े की मांग है कि हमास के साथ डील करके जंग खत्म की जाए। 15 मई को ये दरार वॉर कैबिनेट तक पहुंच गई। डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का खुलकर विद्रोह कर दिया। बोले, मैं जंग के बाद गाजा में मिलिट्री शासन बिठाने के प्लान का समर्थन नहीं करूंगा। אני שב ומבהיר, לא אסכים להקמת ממשל צבאי ישראלי בעזה. אסור לישראל לשלוט אזרחית ברצועת עזה. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל החלטה ולהכריז כי ישראל לא תשלוט אזרחית ברצועת עזה, כי לא יתקיים ממשל צבאי ישראלי ברצועת עזה, ותקודם מיידית אלטרנטיבה שלטונית לחמאס ברצועת עזה.
לטובת עתיד המדינה, עלינו לקבל החלטות קשות, מתוך העדפת השיקול הלאומי על פני כל שיקול אחר, גם אם הדבר כרוך במחירים אישיים או במחירים פוליטיים. סופה של המערכה הצבאית במעשה המדיני. היום שאחרי חמאס יושג רק על ידי שליטה של גורמים פלסטינים בליווי בינלאומי שיהוו חלופה שלטונית לחמאס. זה לפני הכל אינטרס ישראלי. לצערי, התוכנית לא הובאה לדיון, וגרוע מכך, לא הובאה חלופה אחרת לדיון במקומה. אי החלטה, משמעותה החלטה בפועל. ממשל צבאי ישראלי בעזה יהפוך להיות המאמץ הביטחוני והצבאי הראשי של מדינת ישראל בשנים הבאות על חשבון זירות אחרות. הוא יעלה בדם ובקורבנות רבים ללא תכלית ויביא גם למחיר כלכלי כבד. गलान के भाषण की मुख्य बातें जान लीजिए। जंग के बाद गाजा पट्टी पर इजराइल का सिविलियन या मिलिट्री कंट्रोल नहीं होना चाहिए। हमास के खात्मे के बाद गाजा का कंट्रोल किसी फिलिस्तीनी गुट को ही मिले। गाजा में अपनी सैन्य और सिविलियन सरकार कुछ समय बाद इजराइल के लिए बोझ बन जाएगी। गाजा पर शासन से इजराइल का बेमतलब का खून बहेगा, आर्थिक नुकसान भी झेलना होगा। गलान को वॉर कैबिनेट के एक और मेंबर बेनी गेंट्स का समर्थन मिला। बेनी ने कहा, गलान ठीक कह रहे हैं, मुल्क के लिए सही फैसला लेना लीडरशिप की जिम्मेदारी है। हालांकि कई मंत्रियों ने गलान को आड़े हाथों भी लिया, उनको हटाने की मांग करने लगे। नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन गविर ने एक्स पर लिखा, गलान की बातें माने तो गाजा में हमास के हथियारों के शासन और इजरायली सैनिकों के शासन में कोई अंतर नहीं है। ये उस डिफेंस मिनिस्टर की सोच है जो 7 अक्टूबर का हमला रोकने में नाकाम रहा और लगातार नाकाम हो रहा है। जंग का लक्ष्य हासिल करना तो ऐसे डिफेंस मिनिस्टर को तत्काल कुर्सी से हटाना होगा। बवाल के बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने गलान का नाम लिए बिना उनकी बात खारिज कर दी। बोले, मैं हमास्तान को फतहस्तान में नहीं बदलने दूंगा। उनका इशारा फ़लस्तीन अथॉरिटी की तरफ था। फ़लस्तीन अथॉरिटी में फतह पार्टी का दबदबा है। उनका शासन वेस्ट बैंक में है। वे 2006 तक गाजा पट्टी में भी रूल कर रहे थे, मगर 2006 के चुनाव में वे हमास से हार गए। फिर हिंसक लड़ाई हुई, उसमें हमास ने पीए को गाजा से पूरी तरह खदेड़ दिया। तब से उनका गाजा पर कोई नियंत्रण नहीं है। अमेरिका समेत कई देशों ने कहा है कि हमास के खात्मे के बाद गाजा का कंट्रोल फ़लस्तीन अथॉरिटी यानी फतह को दे दिया जाए, मगर नेतन्याहू इसके लिए राज़ी नहीं है। उनका मन है गाजा पर इजराइल का मिलिट्री कंट्रोल होना चाहिए, जैसा कि 2005 से पहले था। אני לא מוכן להחליף את חמאסטן בפתחסטן. אחרי הטבח הנורא של 7 באוקטובר, הנחיתי להשמיד את החמאס. לוחמי צה"ל וזרועות הביטחון נלחמים על כך. כל עוד החמאס נשאר על כנו, אף גורם אחר לא ייכנס לנהל את עזה אזרחית. בוודאי שלא הרשות הפלסטינית. 80% מהפלסטינאים ביהודה ושומרון תומכים בטבח הנורא של 7 באוקטובר. הרשות הפלסטינית תומכת בטרור, מחנכת לטרור, מממנת טרור. אני לא מוכן להחליף את חמאסטן בפתחסטן. ולכן התנאי הראשון להכשיר את הקרקע לגורם אחר הוא לחסל את החמאס, ולעשות זאת בלי תירוצים. नेतन्याहू के बयान के बाद इजराइल की कैबिनेट में तनातनी बढ़ने की आशंका है। गलांत के साथ काम करना उनके लिए मुश्किल होगा, मगर उनको कैबिनेट से निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल एक बार पहले भी नेतन्याहू उनको हटाने की कोशिश कर चुके हैं। मार्च 2023 में गलांत ने न्यायपालिका में सुधार से जुड़े बिलों को वापस लेने की मांग रखी थी। इसके बाद नेतन्याहू ने उनको हटाने का ऐलान कर दिया था, मगर इसका ज़बरदस्त विरोध होने लगा। हज़ारों लोग गलांत के समर्थन में सड़क पर उतर गए, जिसके चलते नेतन्याहू को फैसला वापस लेना पड़ा। गलांत पद पर बने रहे। अब की बार क्या होगा? गलांत इकलौते नहीं हैं जिनके नेतन्याहू के साथ मतभेद चल रहे हैं। इजरायली मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़ौज के मुखिया हर्जी हलेवी और इंटेलिजेंस एजेंसी शिन बेत के चीफ रॉनन ब्राड भी नाराज़गी जता चुके हैं। चैनल 13 की रिपोर्ट के मुताबिक हलेवी ने कहा था, जब तक गाजा में वैकल्पिक शासन के लिए डिप्लोमेटिक स्तर पर बातचीत शुरू नहीं होती, तब तक हम इधर उधर हमला करते रह जाएंगे। चैनल 12 की एक रिपोर्ट में रॉनन ब्रार और नेतन्याहू के बीच बहस का जिक्र है। बकौल रिपोर्ट, ब्रार ने जंग से जुड़े किसी रणनीतिक विषय पर गलांत के साथ एक मीटिंग की। जब ये जानकारी नेतन्याहू को मिली, वो बुरी तरह भड़क गए। बोले, जंग से जुड़ी सारी बातचीत मेरे साथ होगी। मोसाद और शिन बेत मेरे अंडर काम करते हैं, गलांत के लिए नहीं। बाद में नेतन्याहू की गलांत से भी बहस हुई। नेतन्याहू ने कहा कि सारी रणनीतिक चर्चाएं मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए। इस पर गलांत बोले, आप डिफेंस मिनिस्टर को काम करने से रोक रहे हैं। जब आप हमें रणनीतिक चर्चाओं के लिए बुलाते हैं, हमें उसकी तैयारी करनी होती है और तैयारी के लिए मीटिंग ज़रूरी है।
नेतन्याहू का इतना विरोध क्यों हो रहा है? दो बड़ी वजहें हैं, एक एक कर इन्हें समझते हैं। नंबर 1, संघर्ष विराम समझौते से परहेज। नेतन्याहू हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते से लगातार बच रहे हैं। समझौते के बिना बंधकों की वापसी मुश्किल है। हमास के कब्जे में अभी भी 130 से ज़्यादा बंधक मौजूद हैं, इनमें से कईयों की मौत हो चुकी है। 14 मई को हमास ने कहा था 4 बंधक खो गए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, बाकियों की सुरक्षित वापसी की उम्मीद कम हो रही है। बंधकों के परिवार वालों का आरोप है नेतन्याहू अपनी जिद के लिए समझौता नहीं कर रहे हैं, बंधकों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। नंबर 2, पोस्ट वॉर प्लान। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने गाजा में जंग के 2 मकसद तय किए थे। पहला, बंधकों की वापसी, दूसरा, हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा। नेतन्याहू की माने तो वे दूसरा मकसद पूरा करने के करीब पहुंच चुके हैं। इसी वजह से रफा ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि हमास के खात्मे के बाद क्या होगा। हालांकि उन्होंने हिंट दी है कि गाजा में कोई दोस्ताना प्रशासन बिठाया जाएगा और इजरायली फौज के पास किसी भी टाइम वहां घुसने का अधिकार होगा। यूएई ने इसका विरोध किया है। अमेरिका ने भी कहा कि वो गाजा पर इजरायल के कब्जे का समर्थन नहीं करेगा। इसकी वजह से नेतन्याहू पर दबाव बढ़ रहा है। गलांत के विद्रोह के बाद उनके लिए मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अब इजरायल हमास जंग के अपडेट्स भी जान लेते हैं। अमेरिका ने योआव गलांत की अपील का समर्थन किया है। 15 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 5 अरब देश जंग के बाद गाजा को खड़ा करने और वहां शांति और सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। बाइडेन ने किसी देश का नाम नहीं लिया, बोले मैं नाम बताकर उनको परेशानी में डालना नहीं चाहता। हालांकि माना जा रहा है कि उनका इशारा कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई की तरफ था। हमास ने कहा कि जंग के बाद गाजा पर वही शासन करेगा और वो किसी भी ऐसी योजना का विरोध करेगा जिसमें उसको शामिल नहीं किया जाता। इस मामले से जुड़ी बाकी अपडेट्स आपको ललन टॉप पर मिलती रहेंगी। अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो अमेरिका से आई है, जहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लाइव डिबेट के लिए राजी हो गए हैं। पहली डिबेट CNN पर 27 जून को, जबकि दूसरी ABC चैनल पर 10 सितंबर को होने वाली है। 15 मई को जो बाइडेन ने वीडियो जारी कर ट्रंप को चुनौती दी थी। Donald Trump lost 2 debates to me in 2020. And since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal. I'll even do it twice. So let's pick the dates, Donald. I hear you're free on Wednesdays. ट्रंप ने बाइडेन की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। ट्रंप और बाइडेन नवंबर 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के फेवरेट कैंडिडेट्स हैं। नाम पर औपचारिक मोहर बाकी है। डिबेट्स कैसे होती हैं? एक प्रेसिडेंशियल डिबेट्स कमीशन है, आमतौर पर वही तारीख की घोषणा करता है, उन्हीं के मॉडरेटर्स होते हैं। 2022 में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने डिबेट्स कमीशन को छोड़ दिया था, इसलिए इस बार की बहस न्यूज चैनलों पर होगी। डिबेट में मॉडरेटर्स सवाल पूछेंगे और बाइडेन ट्रंप उसका जवाब देंगे। पिछली बार कैसे ये बहस हुई थी, एक झलक आप इसकी देखिए। Because you're the one that takes the money from Wall Street, not me. He's a very confused guy. He thinks he's running against somebody else. He's running against Joe Biden. I beat all those other people because I disagreed with them. Joe Biden he's running against. Let's move on and talk about American families. He left me a mess, Kristen. President Trump, okay, we do need to move on. They left me a mess. North Korea was a mess. And in fact, if you remember the first 2 or 3 months, there was a very dangerous period. We will begin with the fight against the coronavirus. President Trump, the first question is for you. I want to talk broadly about strategy, though. You have respond to that. 30 seconds, please. You have not released a single solitary year of your tax return. What are you hiding? When I say we're learning to live with it, we have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. He has the ability to lock himself up. I don't know. He's obviously made a lot of money someplace, but he says that we're learning to live with it. People are learning to die with it. In 2014, that was him. Do you have a plan to reunite the kids? Yes, we're working on it with Trump. अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट्स का इतिहास भी आपको बताते हैं। शुरुआत 1960 से हुई। पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन के बीच हुई। इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया था। उस समय सामने दर्शक नहीं हुआ करते थे। इसके 16 साल बाद तक कोई डिबेट नहीं हुई। 1976 में चलन फिर से शुरू हुआ। 1976 में राष्ट्रपति जेराल्ड फोर्ड थे, वो रिचर्ड निक्सन के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने उस समय अपने प्रतिद्वंदी जिमी कार्टर को बहस के लिए चुनौती दी थी। उसके बाद से अमेरिका के हर राष्ट्रपति चुनाव में परंपरा चली आ रही है। क्या डिबेट का चुनाव पर कोई असर होता है? बिल्कुल होता है। प्रेसिडेंशियल डिबेट्स पर अधिकतर अमेरिकी नागरिकों की नज़र रहती है। अगर इस डिबेट में गलती से कोई गलत बात निकल जाए तो ये कैंडिडेट के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। एक उदाहरण 1976 में हुई डिबेट का है, जब जेराल्ड फोर्ड से 1976 में पूर्वी यूरोप में सोवियत आर्मी की तैनाती को लेकर सवाल पूछा गया था। इस सवाल के जवाब में वो फिसल गए, इसकी वजह से उनकी छवि खराब हुई।
उन्हें चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। दूसरा उदाहरण रोनाल्ड रीगन का है। वो राजनीति में आने से पहले एक्टिंग करते थे, उनके पास बोलने की सलाहियत थी। इसी वजह से उन्होंने डेमोक्रेट जिमी कार्टर और वॉल्टर मोंडेल के खिलाफ बहस में दमदार प्रदर्शन किया। आखिर में वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। जानकार कहते हैं बाइडेन को इस बार के डिबेट में बहुत सावधानी बरतनी होगी। वो अपनी उम्र की वजह से कई बार बेतुकी बातें बोल जाते हैं, बाद में वो उनके लिए परेशानी का सबब बनती हैं। इस डिबेट पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।